हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक का अंतिम पार्ट 8 करने वाले हैं। यदि बाकी के सभी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साबुन और अपमार्जक के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साबुन और अपमार्जक क्या हैं। तो वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में धुलाई सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? साबुन एवं अपमार्जक कहते हैं। इम्पोर्टेंट बातें हमने यहाँ पे एक बताई है कि साबुन वसा अम्ल से बनाया जाता है। साबुन कैसे बनाया जाता है बाबू? वसा अम्ल से बनाया जाता है। और उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों यानी उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक यानी कि कार्बन 12 से लेके कार्बन 20 तक को हम लोग क्या कहते हैं? वसा अम्ल कहते हैं। अब जानते हैं साबुन का क्या परिभाषित कर सकते हैं, साबुन को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां अमोनियम सल्फेट लवण कहेगा तो वो अपमार्जक हो जाएगा और सोडियम तथा पोटेशियम लवण कहेगा तो साबुन हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक प्रश्न बना हुआ है कि सामान्य साबुन में कौन सा लवण उपस्थित नहीं रहता है? 3 ठो रहता है। वो कौन कौन बाबू? सोडियम एस्टिएरेट, सोडियम ओलिएट और सोडियम पमिटेट। ये 3 ठो रहता है। बाकी चौथा अगर शामिल कर दिया जाए तो वो नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए बाबू, अब जानते हैं कि हम लोग साबुन कैसे बनाएंगे। तो जब तेल या वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है। कैसे बाबू? देखिए, ये है हमारा वसा। इसको हम लोग संकेत में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो इसको लिखेंगे C3। और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो बाबू तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 5। और इसको देखें तो ऑक्सीजन 2 है, 1 यहाँ और यहाँ, 3 बार आ रहा है तो COO C17H35 कितना बार हुआ? 3 बार हुआ। प्लस 3NaOH। आप इसको संकेत में इतना लिख सकते हैं बाबू। और इसको संकेत में आप कैसे लिखिएगा? C3H5 और OH का होल थ्राइस, इतना लिख सकते हैं। तो जब उच्च वसा अम्ल को गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है। अच्छी साबुन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बाबू? तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया है एक अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं हैं कि यह मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, एल्कोहल में विलेय होता है और नमी के उपस्थिति में 10% से अधिक नहीं होती है। जो उसमें नमी की उपस्थिति होगी वो 10% से अधिक नहीं होगी। जब उसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो टूटता नहीं है और प्रयोग करने के बाद साबुन रखने पर फटता नहीं है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना साबुन कड़ा होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना साबुन मुलायम होता है। एक और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है बाबू कि साबुन जो बनता है तो जो साबुन उद्योग में किस उत्पाद से बनता है? तो बाबू ग्लिसरॉल साबुन उद्योग का एक प्रमुख उत्पाद है। तो साबुन उद्योग का प्रमुख उत्पाद क्या है? यह एक मुलायम रसायन है। कौन? ग्लिसरॉल। इसका उपयोग औषधि, श्रृंगार प्रसाधन, विस्फोटक पदार्थ एवं पेंट इत्यादि बनाने में किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं मिसेल कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, देखते हैं। मिसेल साबुन
कि अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलीय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोजन में विलीय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। यानी जो जल से समझौता करेगा जलरागी और जल से अलग हटेगा जल विरागी कहलाएगा। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा हाइड्रोजन वाला जो सिरा होता है वो जल के बाहर होता है। अर्थात जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोजन सिरा जल के बाहर बना होता है। क्यों बाबू? जब ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा जब बन जाता है तब ऐसा होता है। कैसा होता है? जल के अंदर व्यवस्थित होने का कारण क्या है? जल के अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण, जिससे जल विरागी पूंछे गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है और आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये रहा, जितना आपको ग्रीन वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा मिसेल का डिफिनेशन। अब कुछ बातें हमने यहाँ पे बताई है बाबू, वो क्या है देखिए। यहाँ पे मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से क्या होते हैं? हटाए जा सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बना होता है, साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है क्यों? क्योंकि बाबू साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखते हैं। तो देखिए बाबू, ये जो ऊपरी वाला सिरा होता है वो जलरागी होता है और ये जो पूंछ वाला सिरा होता है नीचे केंद्र में वो जल विरागी सिरा होता है। आइए अब हम लोग अपमार्जक के बारे में जानते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट। अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ साफ करने वाला होता है। अपमार्जक की खोज सबसे पहले जर्मनी में प्रथम युद्ध के समय की गई थी। यह साबुन रहित साबुन है। साबुन रहित साबुन क्या है बाबू? अपमार्जक। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बना होता है कि साबुन रहित साबुन किसे कहते हैं? तो अपमार्जक के। इसमें आर्द्रता गुण सबसे अधिक होता है। यह लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। वहां पे हमने कहा बड़ा बाबू, साबुन में उच्च वसा अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है और अपमार्जक क्या हो गए बाबू? लंबी श्रृंखला वाली अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। तो इस प्रकार अपमार्जक का डिफिनेशन निकल के आएगा कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। जैसे सोडियम लैरिल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट इत्यादि। यहाँ पे एक बात हमने नोट के माध्यम से बताई है बाबू, आइए ध्यान दीजिए। अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं। आपने धातु और अधातु में एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था कि जल के साथ अभिक्रिया, तो उस पॉइंट को याद कीजिए। नहीं देखे हैं तो धातु अधातु के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस वीडियो को समाप्त होने के बाद उसको देख लीजिएगा। इसलिए अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में भी आसानी से कपड़ा धोया जा सकता है। अपमार्जक का क्या उपयोग होता है बाबू, आइए देखते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू, वॉशिंग पाउडर जैसे सर्फ, रिन, एरियल, निरमा, व्हील इत्यादि में कपड़ा धोने के उत्पाद में बनाया जाता है। नोट, वॉशिंग पाउडर में लगभग 15% से 30% अपमार्जक रहता है। अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। क्यों? क्योंकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देता है जबकि साबुन जल के साथ झाग नहीं देता है।
इसके और भी गुण है बाबू। दूसरा का गुण देते हैं कि अपमार्जक में सफाई क्षमता साबुन की तुलना में अधिक है। दूसरा का बात, अपमार्जक की जल में घुलनशीलता साबुन की तुलना में अधिक होता है। कोई दिक्कत बाबू? यही कारण है कि आज अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। अब आइए एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो जो भी अभी आपने पढ़ा उस आधार पे इसको क्वालिफाई करेंगे बाबू कि साबुन जो है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होता है और अपमार्जक होता है लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होता है। साबुन कठोर जल में कठिनाई से झाग करता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग देता है। तीसरा बात यह है बाबू कि साबुन जो होता है जल में कम घुलनशील होता है, अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील होता है। साबुन में आर्द्रता गुण कम पाया जाता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। साबुन में सफाई क्षमता कम होती है और अपमार्जक में सफाई क्षमता अधिक होती है। साबुन का जलीय घोल क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय घोल उदासीन होता है। इसी के साथ हम लोग कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। अब हम लोग बाबू लास्ट चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण, उसकी चर्चा करेंगे बाबू। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।